हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आपके एसबीआई क्लर्क वीडियो सेशंस को आगे ले जाते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कई बार बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर नहीं पाते हम लोग, कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक ही की है, एक ही तरीका है कि आप जब पैसेज पढ़ो तो बहुत अच्छे से पढ़ो, थरली पढ़ो, जितना मैक्सिमम आप इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करके समझ सकते हो, रिटेन कर सकते हो, उस तरीके से करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैसेज पढ़ने से। ठीक है, अ रिसेशन। ओके, रिसेशन मीन्स ये हम लोगों का एक इकोनॉमिक टॉपिक पे है। ठीक है, तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे टर्म्स आएंगे, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स आएंगे उनको हम लोग को उनकी डिटेल्स में नहीं घुसना है अनटिल एंड अनलेस कि उससे हमें कोई कंटेक्स्ट समझ में आ रहा हो। उसे हमें बस ऐसे याद करना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, ऐसा है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ रिसेशन इज़ अ डिक्लाइन और स्टैग्नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रिसेशन क्या होता है? या तो जो हम लोग की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वहीं पे रुक गई है, या फिर उसमें एक गिराव है। ठीक है, नीचे चली गई है, डिक्रीज है। बट द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज्ड टू डिफाइन द टर्म रिसेशन हैव चेंज्ड ओवर टाइम। लेकिन जिन जिन पैरामीटर्स पे, जिन जिन फैक्टर्स की वजह से हम लोग को यूज़ करके हम रिसेशन को डिफाइन करते थे, वो चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिंस द ग्रेट रिसेशन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ डिस्क्राइब्ड अ ग्लोबल रिसेशन एज अ डिक्लाइन इन रियल पर कैपिटा वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब से ग्रेट रिसेशन हुआ है तब से जो IMF है उसने ग्लोबल रिसेशन को कैसे डिफाइन किया है? एज अ डिक्लाइन। ठीक है, गिराव हुआ है किसमें? इन द रियल पर कैपिटा वर्ल्ड डोमेस्टिक GDP। ठीक है, वर्ल्ड GDP। तो ये बहुत, मतलब इसमें हमें डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता करना है, पता होना चाहिए कि ग्रेट रिसेशन के बाद में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है। किसमें हुआ है? रियल पर कैपिटा वर्ल्ड डोमेस्टिक GDP, वर्ल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, या फिर रियल पर कैपिटा वर्ल्ड GDP। ये भी एक आपका तरीका होता है RC को सही तरीके से करने का, क्योंकि अगर आप सपोज इस चीज़ को आप नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ा है कभी भी, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो, ऑल्दो GDP इज समथिंग जो सबको पता होता है, ये हमने स्कूल में पढ़ा होता है, सोशल स्टडीज़ में। ठीक है, लेकिन इन केस आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि रियल पर कैपिटा वर्ल्ड GDP क्या है, तो उस मोमेंट पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि रिसेशन के बाद से इस चीज़ में ड्रॉप हुआ है। ठीक है, आगे अगर इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, और फिर हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देखेंगे। अभी इसको यहीं पे एज इट इज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि जब भी कोई चाहे साइंटिफिक टर्म हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म हो, जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, या बिजनेस वर्ड से रिलेटेड कोई टर्म हो, तो उस पे बेस्ड ऐसे इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भले ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी दिए हों, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, क्या हुआ है, उस पर बेस्ड होते हैं। इन टॉपिक्स को, इन पर्टिकुलर टर्म्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, सो सिंस द ग्रेट रिसेशन the IMF has described global recession क्या? as a decline in real per capita world GDP as supported by various macroeconomic indicators for a period of at least 2 consecutive क्वार्टर्स। ठीक है, हमने बोला था यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स चाहिए होते हैं रिसेशन को डिफाइन करने के लिए, तो ये नई डेफिनेशन के लिए जो हमने इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, और उन्हें कब तक इवेल्युएट किया गया है? फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तक तो उन्हें देखा गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट रिसेशन, ओके, was a global economic downturn that devastated, okay, the Great Recession was a global economic downturn that devastated world financial markets as well as the banking and real estate industries. Great Recession एक तरीके से पूरा के पूरे ग्लोबली हर एक कंट्री में, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट किया इन अ नेगेटिव वे। ठीक है, उसकी वजह से जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट्स थे उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर्स और रियल एस्टेट सेक्टर्स पे भी। ठीक है, इन सब पे इफेक्ट पड़ा है। द क्राइसिस लेड टू इंक्रीजेज इन होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स वर्ल्ड वाइड। इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुई है किसमें? होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स। अगेन ये एक आपका
एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स क्या होता है? जब आपको कोई लेंडर, कोई ऑर्गेनाइजेशन लोन देता है टू बाय होम। अब मॉर्टगेज यहाँ पे अगर मेंशन्ड है तो मॉर्टगेज आपको पता होना चाहिए। मॉर्टगेज होता है जो लोन आप लेते हो टू बाय अ हाउस और अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स क्या होता है? जब आपने लोन लिया हुआ है लेकिन आप लोन नहीं वापस चुका पाए, तो जो लेंडर है वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है, ठीक है, जब्त कर लेता है। वर्ल्ड वाइड एंड कॉज मिलियंस ऑफ पीपल टू लूज देयर लाइफ सेविंग्स, देयर जॉब्स एंड देयर होम्स, ठीक है। तो इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है लोगों पे। होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स गंवा दी हैं, ठीक है, अपनी घर गंवा दिया है और कहीं ना कहीं अपनी सेविंग्स भी गंवा दी है। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डिक्लाइन सिंस द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930s। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उसके बाद में ग्रेट रिसेशन ही सबसे बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक डाउन टर्न है, ठीक है। ऑल्दो इट्स इफेक्ट्स वर डेफिनेटली ग्लोबल इन नेचर, द ग्रेट रिसेशन वॉज most pronounced in the United States where it originated as a result of the subprime mortgage crisis, ठीक है। जो ग्रेट रिसेशन है, ठीक है, हमने ग्रेट डिप्रेशन को सिर्फ यहाँ मेंशन कर दिया है, अब हम वापस ग्रेट रिसेशन पे आ गए हैं, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमने बस ग्रेट डिप्रेशन का एक रेफरेंस दिया है कि ये 1930s में हुआ था, उसके बाद अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस ग्रेट रिसेशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हम वापस ग्रेट रिसेशन पे आ गए हैं कि ग्रेट रिसेशन का इफेक्ट वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ देखा गया है? यूनाइटेड स्टेट्स में, जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था बिकॉज ऑफ अ सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस, ये नाम है उस पर्टिकुलर क्राइसिस का। थर्ड पैराग्राफ, द ग्रेट रिसेशन समटाइम्स रेफर्ड टू एज द 2008 रिसेशन। ग्रेट रिसेशन को कभी कभी हम 2008 वाला रिसेशन भी बोलते थे हैं, ऑब्वियसली वो वहीं तभी स्टार्ट हुआ। इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न यूरोप हैज़ बीन लिंक्ड टू द सो कॉल्ड सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस। जैसा ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पे ग्रेट रिसेशन का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था, ठीक है, और किसकी वजह से स्टार्ट हुआ? इन यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन, Western Europe, because of subprime mortgage crisis. Subprime mortgages are home loans granted to borrowers with poor credit histories. Their home loans are considered high risk loans, ठीक है। subprime mortgages मतलब क्या है कि उन home loans, जैसे मैंने बताया था mortgages क्या होते हैं? home loans, यहाँ से भी समझ आ रहा है ना। सबप्राइम मॉर्टगेजेस क्या होते हैं? होम लोन्स जो उन बोरोवर्स को दिए, उन लोगों को दिए जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब थी, ठीक है। तो मतलब उनको लोन देने का मतलब ये है कि वो चुका नहीं पाएंगे। क्रेडिट हिस्ट्री खराब होने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं अपने लोन का टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं या फिर करते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब उनको लोन देना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की था। विद द हाउस बूमिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द अर्ली टू मिड 2000s, mortgage lenders seeking to capitalize on rising home prices were less restrictive in terms of the types of borrowers they approved for loans, ठीक है। अब क्या है? हाउसिंग मतलब कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा घर खरीद रहे थे इन अर्ली टू मिड 2000s उस समय में यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जो ये मॉर्टगेज लेंडर्स थे, जो मनी प्रोवाइड कर रहे थे, लोगों को लेंड कर रहे थे, सीकिंग टू कैपिटलाइज ऑन आपका होता है एक फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ से आप अपना फ़ायदा करना चाहते हो, कोई चीज़ को यूज़ करना, इस्तेमाल करना फॉर योर बेनिफिट, ठीक है, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो इन जो मॉर्टगेज लेंडर्स थे, इनका क्या मोटिव था कि ये जो बढ़ते हुए होम प्राइसेस हैं, क्योंकि डिमांड थी उस समय पे, लोग ज़्यादा घर खरीद रहे थे, तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो किन लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर दिया जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब थी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। एंड एज हाउसिंग प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, और जैसे जो हाउसिंग प्राइसेस थे ये बढ़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्वायर्ड थाउजेंड्स ऑफ दीज रिस्की मॉर्टगेजेस इन बल्क एज एन इन्वेस्टमेंट इन होप्स टू ऑफ अ क्विक प्रॉफिट, ठीक है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया? जैसा कि हमने बोला कि हाउसिंग प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, ठीक है, डिमांड भी बढ़ रही थी, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी ये जो मॉर्टगेजेस थे इन्हें एक्वायर कर लिया, मतलब लोन प्रोवाइड किया लोगों को, ठीक है, इस उम्मीद में कि उन्हें क्विक प्रॉफिट मिलेगा, जल्दी प्रॉफिट मिलेगा अपने प्रॉफिट के लिए। द ग्रेट रिसेशन ऑल्सो ushered in
अ न्यू पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड एल्सवेयर, ठीक है। ग्रेट रिसेशन की वजह से स्टार्ट हुआ, अशर्ड इन भी हमारा एक फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब कोई चीज़ स्टार्ट होना, ठीक है, या करना। उसकी वजह से, ग्रेट रिसेशन की वजह से एक नया फाइनेंशियल रेगुलेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में भी और अलग जगहों पे भी। इकोनॉमिस्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट रिपील इन द 1990s ऑफ द डिप्रेशन एरा रेगुलेशन नोन एज द Glass-Steagall Act contributed to the problems that caused the recession. Economists ने क्या बोला कि 1990s में जो इन द 1990s ऑफ द डिप्रेशन एरा रेगुलेशन, जिसका नाम था ग्लास स्टीगल एक्ट, उसकी वजह से रिसेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसको हटा देने की वजह से, ठीक है, उसको रिपील करने की वजह से हुआ है। The Dodd-Frank Act, which was signed into law by President Obama in 2010, was designed to restore at least some of the United States government regulatory power over the financial industry. अब हमने यहाँ पे बोला है Dodd-Frank Act की बात की है, जिसको लॉ बनाया गया था, किसने? प्रेसिडेंट ओबामा ने बनाया था 2010 में। उसका मोटिव क्या था कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसका थोड़ा सा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले, उसको रेगुलेट करे, ताकि इस तरीके की सिचुएशंस ना हो। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए इस तरीके के लोन्स को अप्रूव किया, सैंक्शन किया अपने प्रॉफिट के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि डिमांड्स बढ़ रही हैं, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ज़्यादा बोरोवर्स मिलेंगे। उस चक्कर में उन्होंने ये चीज़ की, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्लोबल रिसेशन, ठीक है, ग्रेट रिसेशन, जो ओवरऑल पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उसके लिए डॉड फ्रैंक एक्ट आया था कि ओबामा जी ने कहा था, प्रेसिडेंट ओबामा जी ने कहा था कि अब गवर्नमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रीज़ को, ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए, ठीक है। सो ऑल इन ऑल आई होप बहुत अच्छे से हमने पूरा पैसेज पढ़ा है। रिसेशन क्या था, रिसेशन की डेफिनेशन क्यों चेंज हुई, ग्रेट रिसेशन किन किन वजहों से स्टार्ट हुआ, मेनली होम मॉर्टगेजेस की वजह से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपना फ़ायदा देखा था, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ा, वेस्टर्न यूरोप में पड़ा। इस तरीके से हमने अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन जितना मैक्सिमम था हमने रिटेन करने की कोशिश की है। आइए अब क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत चीज़ें उसमें भी क्लियर हो जाएंगी। एज पर द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रॉब्लम्स दैट कॉज्ड द रिसेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से स्टेप की वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी और रिसेशन स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉड फ्रैंक। हम ये तो हो नहीं सकता, हमने बोला डॉड फ्रैंक एक्ट तो इसलिए था ताकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कंट्रोल ले ले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, रेगुलेट करे उन्हें, तो ये तो काइंड ऑफ पॉजिटिव स्टेप हो गया। रिपील ऑफ ग्लास स्टीगल एक्ट, ठीक है, ये चीज़ नीचे मेंशन्ड है बहुत क्लियरली सेकेंड लास्ट पैसेज में, कि इकोनॉमिस्ट्स ने बोला था कि जो रिपील हुआ है ऑफ दिस ग्लास-स्टीगल एक्ट, इट लेड टू द प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से रिसेशन हुआ। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि हमारा 1 गलत है, ठीक है। हाइक इन इंटरेस्ट रेट बाय फेडरल रिजर्व का कोई भी जिक्र नहीं यहाँ पे किया है। इंक्रीज इन लेंडिंग एट अ हायर रेट, हमने ये तो बोला है कि लेंडिंग बढ़ा दी गई थी, लेकिन किस रेट पे वो नहीं बताया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी। एज पर द पैसेज व्हाट इज ग्लोबल रिसेशन इज डिफाइंड बाय IMF, बिल्कुल सामने है, ठीक है। ग्लोबल रिसेशन, डिक्लाइन इन रियल पर कैपिटा वर्ल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट as supported by various macroeconomic indicators for a period of at least 2 consecutive quarters, ठीक है। रियल पर कैपिटा वर्ल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। सपोर्ट किसने किया है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ने किया है, बिल्कुल किया है जी। फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 consecutive quarters, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी ऑप्शंस में क्या गलती है? कंट्री का GDP हमने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, वो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी पे देख लेते हैं। पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 quarters बोला है, 1 quarter नहीं बोला है। और यहाँ पे नॉमिनल पर कैपिटा वर्ल्ड इनकम हमने नहीं बोला हुआ है, ठीक है, वर्ड बोला हुआ है, रियल पर कैपिटा बोला हुआ है।
ओके, एज पर द पैसेज व्हाट आर सब प्राइम मॉर्टगेजेस? ठीक है, सब प्राइम मॉर्टगेजेस आर कार लोन्स की बात नहीं हुई है तो ऑप्शन ए और बी एलिमिनेट हो गया। सब प्राइम मॉर्टगेजेस आर होम लोन्स ग्रांटेड टू बोरोवर्स विद गुड क्रेडिट हिस्ट्रीज। अगर ये होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमने बोला था पुअर क्रेडिट हिस्ट्रीज वालों को भी दिया जा रहा है इसलिए प्रॉब्लम है। ऑप्शन डी। ओके, एज पर द पैसेज व्हाट इज और आर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट रिसेशन? ठीक है, क्या क्या इफेक्ट्स हुए हैं? द डिक्रीज इन होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, कम हो गया है होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे बोला है इंक्रीज क्राइसिस लेड टू द इंक्रीज इन होम मॉर्टगेज फोरक्लोजर्स, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब अगर आप बहुत ध्यान से सिर्फ ऑप्शंस देखोगे तो आप बहुत इजीली बिना बाकी ऑप्शंस पढ़े भी एलिमिनेट करके सही आंसर निकाल लोगे। हमारा 1, जब हमने बोला कि हमारा 1 ऑप्शन 1 गलत हो गया है, ठीक है, तो ए बी डी ई सब एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 बचा है। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? पीपल लॉस देयर जॉब्स। हमने बोला था सेविंग्स खत्म हो गई लोगों की, जॉब्स खत्म हो गई। ठीक है, बहुत तरीके से इम्पैक्ट पड़ा। इंक्रीज इन डिमांड फॉर हाई वेजेस बाय लेबरर्स, ये तो कंटेक्स्ट में नहीं है। As per the passage, what are the factors that led to the Great Recession? ठीक है, अब क्या क्या हमारे ऑप्शंस हैं? ग्रेट रिसेशन किस किस की वजह से हुआ था? इनडिस्क्रिमिनेट लैंडिंग बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू बोरोवर्स विद पुअर क्रेडिट हिस्ट्री इन ऑर्डर टू अर्न क्विक प्रॉफिट। ये तो हमने बोला ही था कि उन्होंने उन लोगों को भी लोन दिया जिनकी पुअर क्रेडिट हिस्ट्री थी। ठीक है, ऑप्शन 1 तो है ही है, तो इसकी वजह से बी और सी एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आ जाते हैं लैंडिंग विदाउट एनी मॉर्टगेजेस इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम द हाउसिंग बूम। लैंडिंग विदाउट एनी मॉर्टगेजेस मतलब बिना लोन के ही लैंडिंग विदाउट एनी मॉर्टगेजेस मतलब लोगों को ऐसे ही पैसा दे रहे थे, ये तो लिखा ही नहीं है। हमने बोला है कि मॉर्टगेजेस पे दिया गया है, तो ऑप्शन 2 तो नहीं होगा, तो जिसमें ऑप्शन 2 है वो एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन ए वैसे ही सही आ गया। फिर भी थर्ड वाला देख लेते हैं, लैक ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल ऑन लैंडिंग बाय अथॉरिटीज। कि रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं था लैंडिंग पर, किसका? अथॉरिटीज का, ये कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो गया। नेक्स्ट, एज पर द पैसेज व्हेन डिड द ग्रेट रिसेशन हैपन? ठीक है, 1930, 90, 2010, 2008, 2003। बहुत सारे बच्चे ए को मार्क कर देंगे जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने बोला था डिफरेंस आप समझ लो, एक जगह पे दे रखा है ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, जो रेफरेंस के लिए दिया हुआ है कि वो सबसे बड़ा क्राइसिस था जो 1930s में हुआ था, और एक जगह पे दिया हुआ है ग्रेट रिसेशन जो कि हमारा 2008 में हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये सेशन काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन समझनी है, पैसेज को समझना है, और उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ऑल इन ऑल ये पैसेज आप कहीं ना कहीं बिगनर्स के लिए ही है, बिगनर फ्रेंडली है, कि आपको एक बार समझ आएगी आरसी चीज़ क्या होती है, कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर इसी से हम लोग धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाते हैं, थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बट बेसिकली इसका एम ये रहता है, आप अगर स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, उसका एम यही रहता है कि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ पाओ, आपको समझ में आए कि किस तरीके से आरसी के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट होगा इससे रिलेटेड या इंग्लिश से इन जनरल कुछ भी रिलेटेड, तो आप हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे डाउट पूछिए, आपके सारे डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी प्रैक्टिस मॉक पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है जिसमें आपको फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। उसके लिए कूपन कोड आपको यूज़ करना है इंडिया, तो ये ऑफ़र को यूज़ कीजिए, मॉक टेस्ट परचेज़ कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाइए। साथ ही जैसा हम SBI क्लर्क के वीडियो सेशंस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं SBI क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट नंबर 2 आज अवेलेबल हो जाएगा शाम 5 बजे, तो प्लीज़ उसको एक बार अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा थर्सडे सुबह 10 बजे।
ठीक है, ये आज स्टार्ट हो जाएगा और कल तक तो रहेगा, तो इसको अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। ये आज स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे, कल रहेगा रात को 10 बजे तक, और थर्सडे को 10 बजे सुबह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, लाइव टेस्ट बिल्कुल भी अटेम्प्ट करना ना भूलिएगा। आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको रियल एग्जाम इंटरफेस मिलेगा, नया पैटर्न मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपके मॉक टेस्ट, ये आपका लाइव टेस्ट फ्री होता है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ओके, थैंक यू।